हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन नीट। सो आज का हमारा फोर्थ लेक्चर होगा नीट 2025 केमिस्ट्री के लिए, जिसमें हम क्लास 11th के फिफ्थ चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर्स चैप्टर को हम स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर्स में काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर लिए। और आज के सेशन में हम दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, डाल्टन्स लॉ एंड सेकेंड काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, तो इन दोनों टॉपिक्स को हम आज के सेशन में कवर करने वाले हैं। किस तरीके से ये लॉ है, लॉ पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज किस तरीके से आपको न्यूमेरिकल्स एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा इस लॉ से रिलेटेड, और साथ ही साथ जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है उस थ्योरी के एजम्पशंस, पोस्टुलेट्स वगैरह, ये सारी चीजें हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो एंड तक जरूर देखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अब हम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पर इस क्वेश्चन में कुछ हम डिस्कशन करेंगे। इस लॉ पर ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर द टोटल प्रेशर ऑफ अ मिक्सचर ऑफ आइडियल गैसेस इज इक्वल टू। ठीक है, यानी कि सॉरी, यानी कि इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर जो है, इसमें क्या करा गया है, आइडियल गैसेस के कुछ मिक्सचर्स लिए गए, तो उस केस में जो टोटल प्रेशर होगा वो किसके इक्वल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये मान लीजिए, कोई एक कंटेनर है, एक कंटेनर में आपने गैस कोई दो गैसेस के मिक्सचर्स क्या है, दो गैसेस से ज्यादा कोई कंटेनर में मिक्सचर्स हो। अब जैसे कि यहाँ पर इस कंटेनर में ऑक्सीजन भी है एंड नाइट्रोजन भी है मान लीजिए, तो ये यहाँ पर क्या है, गैसेस के मिक्सचर है, जो कि आइडियल गैसेस के मिक्सचर है। अब इनका जो टोटल प्रेशर होगा वो क्या होता है कि आप इंडिविजुअल गैसेस के मतलब पार्शियल प्रेशर्स को सम करोगे, सिंपली टोटल निकालना है। देखिए, किसी भी चीज का मेनली अगर आपको सॉरी स्टूडेंट्स, किसी भी चीज का आपको अगर टोटल निकालना होता है तो आप बस हर एक इंडिविजुअल को आप क्या करोगे, ऐड करोगे। तो वही होता है कि जो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, जो टोटल प्रेशर होगा जिसमें सारे आइडियल गैसेस का मिक्सचर होगा, वो इक्वल होगा सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर्स ऑफ इंडिविजुअल गैसेस। तो किस तरीके से, जैसे कि अगर यहाँ पर देखिए पी टोटल आपको निकालना है, तो क्या होगा, P ऑफ ऑक्सीजन, प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन प्लस प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। इस तरीके से आप इनका टोटल प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हो। अब देखिए डाल्टन्स लॉ क्या स्टेट करता है, तो देखिए डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर स्टेट दैट द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर्स ऑफ नॉन रिएक्टिव गैसेस। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या लिया, एक कंटेनर लिया, कोई भी एक चीज में गैसेस है। अब ये जो गैस है जिसके ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ये जो है ये एक ऐसी गैस है जो कि एक दूसरे से रिएक्ट नहीं कर रही है, नॉन रिएक्टिव गैस है। तो उस केस में क्या होता है, जो टोटल प्रेशर होगा, टोटल प्रेशर जो एक्सर्ट हो रहा है बाय द मिक्सचर्स ऑफ नॉन रिएक्टिव गैसेस इज इक्वल टू सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर्स ऑफ इंडिविजुअल गैसेस के आप पार्शियल प्रेशर को आप सिंपली आप ऐड करोगे, सो यू विल गेट टोटल प्रेशर। ठीक है, बस यही डाल्टन लॉ है, बहुत सिंपल है। अकॉर्डिंग टू द डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, P टोटल, देखिए P टोटल इज इक्वल्स टू P1 P2 P3 एंड सो ऑन Pn तक आप लिख सकते हो। जितने भी यहाँ पर जितने भी आपके गैसेस होंगे उसको आप सिंपली इंडिविजुअल गैसेस के पार्शियल प्रेशर्स को आपको सिंपली ऐड करना है, वही आपका होगा टोटल प्रेशर, और यही कहता है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका वो होगा ऑप्शन सी, सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर्स। नेक्स्ट, which of the following relation is correct for the mole fraction? मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड हमें कुछ रिलेशंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए, बी एंड सी में हमें बताना है कि किस ऑप्शन में हमें करेक्ट मोल फ्रैक्शन का रिलेशन दिया गया है। अब देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है। मोल फ्रैक्शन क्या होगा, तो जैसे कि मान लीजिए कोई एक कंटेनर है, उसमें हमने मिक्सचर ऑफ गैसेस लिया है। ठीक है, दो गैसेस लिया, मान लीजिए दो गैसेस है। ठीक है, जिसमें फर्स्ट गैस है जिसका जो मोल है वो Na है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स है Na है, और सेकेंड गैस का जो कि नंबर ऑफ मोल्स है वो है Nb है। ठीक है, अब क्या करना है, हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है ए गैस के लिए। तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा, ए गैस के लिए मोल फ्रैक्शन, जिसे आप x से भी डिनोट करते हो, तो XA लिख दीजिए। तो क्या होता है, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस A, जो क्या होता है Na अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस Na। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, दो ही है, Na और Nb, तो Na प्लस Nb। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम मोल फ्रैक्शन निकाले गैस बी के लिए, तो XB लिखिए,
इज इक्वल्स टू NB अपॉन, यहाँ पर देखिए अगेन क्या होता है, मोल्स ऑफ गैस NB जो कि NB है, अपॉन सॉरी मोल्स ऑफ गैस B के लिए मोल्स जो कि NB होगा, अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, तो क्या होगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स Na प्लस NB। तो इस तरीके से आप मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन का आपको इस क्वेश्चन में जो करेक्ट रिलेशन दिया गया है वो दिया गया है आपको ऑप्शन ए में, मोल फ्रैक्शन ऑफ kth गैस के लिए दिया है। ठीक है, kth गैस के लिए मोल फ्रैक्शन ऑफ द kth गैस, ठीक है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस। ठीक है, नेक्स्ट, which of the following relation is correct for the mole fraction? So देखिए मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड कौन से यहाँ पर रिलेशन जो है हमें करेक्ट दिया गया, हमें ये बताना है इस क्वेश्चन में। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन इन द टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन के बीच में जो रिलेशन है उसका किस ऑप्शन में हमें करेक्ट रिलेशन दिया गया है, ये हमें यहाँ पर ये बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर तो देखिए ये देखना है कि फॉर एग्जाम्पल लेकर हम समझते हैं एक कंटेनर है जिसमें देखिए दो गैसेस है, मान लीजिए मिक्सचर ऑफ टू गैसेस का यहाँ पर मिक्सचर है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो करेंगे, PV इज इक्वल्स टू nRT। अब देखिए यहाँ पर P1 एंड N1 होगा, वॉल्यूम तो सेम होगा, कंटेनर का वॉल्यूम कम ज्यादा नहीं कर रहे हैं हम, ना ही हम यहाँ पर टेम्परेचर को कुछ अफेक्ट कर रहे हैं, बस प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स का यहाँ पर है, जैसा प्रेशर बढ़ इंक्रीज कर रहा है फिर नंबर ऑफ मोल्स कम ज्यादा कर रहे हैं इसलिए। तो PV इज इक्वल्स टू N1RT, उसी तरीके से P2V इज इक्वल्स टू N2RT। तो इसको नाम दे दीजिए, इक्वेशन 1 हो गई आपकी, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब देखिए अगर हमें पता है अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, तो P टोटल क्या होता है, P टोटल अगर हम यहाँ पर इस कंटेनर में देखें तो वो दो गैसेस है, ठीक है, दो गैसेस के लिए क्या हो जाएगा, क्या करना है आपको, P टोटल क्या होता है, सम ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द इंडिविजुअल गैसेस, तो हो जाएगा आपका P टोटल P1 प्लस P2। अब देखिए ये बस आपको याद रखना है, अकॉर्डिंग टू हमने ये डाल्टन्स लॉ हमने ये रिलेशन लिख लिया यहाँ पर। अब हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे, ठीक है, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब इक्वेशन 1 एंड 2 को आप ऐड करोगे तो P1 प्लस P2 अगर आप लिखोगे तो क्या होगा आपका, ये P टोटल हो जाएगा। ठीक है, P टोटल इज इक्वल्स टू P टोटल VB है, ठीक है, P टोटल इंटू V दोनों जगह पर है तो हम V एक ही बार लिखेंगे, कॉमन ले लेंगे, इज इक्वल्स टू यहाँ पर देखिए N1 प्लस N2 और RT दोनों भी जगह कॉमन है तो हम डायरेक्टली R और T लिख लीजिए। तो यहाँ पर ये जो आपकी इक्वेशन बनी P टोटल इंटू V इज इक्वल टू N1 प्लस N2 इंटू RT। अब क्या करिए, ये जो आपको इक्वेशन 3 मिल गई, ठीक है, ये इसको नाम दे दीजिए आप यहाँ पर इक्वेशन 3 नाम दे दीजिए इसको। अब क्या करिए, आप इक्वेशन 1 को डिवाइड करिए बाय इक्वेशन 3, ठीक है, तो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय 3, तो हम इक्वेशन 1 जो है यहाँ पर P1V इज इक्वल टू N1RT, यहाँ पर ये हमने इक्वेशन 1 लिख लिया, डिवाइडेड बाय इक्वेशन 3 को डिवाइड करिए, P टोटल लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से इंटू V अपॉन N1RT, तो हो जाएगा आपका N1 प्लस N2 इंटू RT। अब देखिए सेम टर्म्स, ये V कैंसिल हो जाएगा, RT कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर ये क्या हो गया आपका P1 अपॉन P टोटल, P1 अपॉन P टोटल इज इक्वल्स टू N1 अपॉन N1 प्लस N2, ठीक है, ये आपको टर्म मिल गए। अब यहाँ पर क्या होगा आपका, P1 को हम इस साइड ही रखेंगे और P टोटल को इस साइड लेकर जाएंगे और N1 अपॉन N1 प्लस N2, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ द गैसेस, यानी कि ये जो फॉर्मूला हमें मिल रहा है ये किस चीज का फॉर्मूला है, ये है मोल फ्रैक्शन का आपका फॉर्मूला है, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, मोल फ्रैक्शन का आपका फॉर्मूला है। तो मोल फ्रैक्शन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये मैं आपको रब कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर स्पेस कम है, तो P1 को हम इधर ही रखेंगे, इज इक्वल्स टू हो जाएगा N1 अपॉन N1 प्लस N2, ये हो जाएगा आपका X1 क्यों, जैसे कि हमने अभी बोला ये मोल फ्रैक्शन का आपका फॉर्मूला हो गया, इनटू P टोटल, ठीक है, तो यहाँ पर ये रिलेशन बनता है।
पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस, ठीक है, केथ गैस या फिर जो भी मिक्सचर ऑफ जो भी गैसेस है आपके, इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द पर्टिकुलर गैस। जैसे कि यहाँ पर आपको केथ गैस के फॉर्म में दिया है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ द केथ गैस इनटू पी टोटल। तो देखिए ये जो आपको रिलेशन है ये किस इक्वेशन में दी गई है, वो आपको दी गई है ऑप्शन बी में। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में आपको करेक्ट मोल फ्रैक्शन का रिलेशन दिया गया है। नेक्स्ट, the gases are held in a container, oxygen, carbon dioxide and helium. The three gases have partial pressures of 2 atmosphere, 3 atmosphere and 4 atmosphere respectively. How much is the total pressure inside the container? अब देखिए इस क्वेश्चन में हमने एक कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है, हमें बताना है कि टोटल प्रेशर क्या होगा कंटेनर के अंदर। तो एक कंटेनर है, मतलब कि यहाँ पर एक कंटेनर है, कंटेनर में यहाँ पर 3 गैसेस रखी गई है, ठीक है, मिक्सचर ऑफ 3 गैसेस है। एक तो है आपकी ऑक्सीजन, ठीक है, एक ऑक्सीजन है, एक कार्बन डाइऑक्साइड है एंड दूसरा है हीलियम गैस है। तो यहाँ पर 3 गैसेस है, तो हम यहाँ पर 3 गैसेस है तो उनके हमें इनके पार्शियल प्रेशर्स दिए गए हैं 2, 3 एंड 4। अब हमें टोटल प्रेशर पता करना है, तो बहुत सिंपल है। पार्शियल प्रेशर क्या होगा आपका, तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ पी टोटल इज इक्वल्स टू पी ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि हर एक जो आपकी गैस है उसके पार्शियल प्रेशर को आपको बस ऐड करना है। यही तो कहता है डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ कहता है सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर्स ऑफ द इंडिविजुअल गैसेस। इंडिविजुअल गैसेस के पार्शियल प्रेशर्स को आपको सिंपली ऐड करना है, वो आपका हो जाएगा पी टोटल। तो जैसे कि पी टोटल इज इक्वल्स टू पी ऑफ ऑक्सीजन, पी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड पी ऑफ हीलियम। तो P ऑफ ऑक्सीजन हमें कितना दिया गया है 2, ठीक है, 2 प्लस P ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 3 प्लस P ऑफ हीलियम इज 4। तो 3 प्लस 4 इज 5, 5 प्लस 4 इज 9। तो यहाँ पर देखिए यूनिट सबके सेम है, तो आपका एटमॉस्फेयर आ जाएगा, यानी कि P टोटल जो है आपका ये आ गया 9 एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा P टोटल इज इक्वल टू 9 एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट, at a total pressure of 10 atmosphere, 56 gram of nitrogen and 96 gram of oxygen are mixed isothermally. The ratio of oxygen and nitrogen partial pressures is. तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, यहाँ पर टोटल हमें प्रेशर दिया गया है जो कि 10 एटमॉस्फेयर है और जिसमें 2 गैसेस है, नाइट्रोजन है एंड ऑक्सीजन है, जिसका हमें वेट दिया गया है और उनको मिक्स करा गया है आइसोथर्मली। आइसो यानी सेम एंड थर्मल यानी कि टेम्परेचर पर, सेम टेम्परेचर पर इन गैसेस को मिक्स करा गया है। अब हमें बताना है ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन के पार्शियल प्रेशर का रेशो क्या होगा, हमें ये पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए 2 गैसेस दी गई है जो कि एक नाइट्रोजन एंड सेकेंड है ऑक्सीजन। तो आपको सबसे पहले इनके मोल्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, तो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, वेट इन ग्राम, ठीक है, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है, ठीक है, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट इन ग्राम आपको नाइट्रोजन का दिया है जो कि है 56, तो 56 अपॉन यहाँ पर नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 28, तो 56 अपॉन 28 हो जाता है आपका 2 और यहाँ पर आएगा मोल, क्योंकि देखिए वेट इन ग्राम तो आपको यहाँ पर ग्राम में होता है और मॉलिक्यूलर वेट ग्राम पर मोल में होता है, तो ग्राम ग्राम कैंसिल होता है और आपका मोल आंसर आ जाता है, ठीक है, इस तरीके से। अब उसी तरीके से आपको मोल्स ऑफ ऑक्सीजन भी निकालना है क्योंकि 2 गैसेस दी गई है। तो अगेन वेट इन ग्राम, ऑक्सीजन का हमें वेट दिया गया है 96 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट जो होता है ऑक्सीजन का ये 32 हो जाएगा, तो 96 अपॉन 32 इज 3, तो 3 मोल आ गया। अब देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन के जो मोल्स है यहाँ पर ये 2 मोल्स है एंड ऑक्सीजन के 3 मोल्स है, ये हमने पता कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप है कि आपको टोटल मोल्स पता करना है, ठीक है। टोटल मोल्स क्या हो जाएगा, बस सिंपली आप इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 3 प्लस 2 मोल्स इज टोटल 5 मोल, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, 5 मोल हो गए आपके पास। अब ये आपने इतना कैलकुलेशन कर लिया, आपने मोल्स निकाल लिया, टोटल मोल। नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट है मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए मोल फ्रैक्शन के बाद ही आपको पार्शियल प्रेशर्स जो है उनका रेशो आपको पता लगेगा, ठीक है, क्योंकि पार्शियल प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन का हमने रिलेशन भी देखा। तो उसके लिए आपको पहले सबसे पहले मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल्स टू, नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स।
नाइट्रोजन के पास कितने मोल्स है? 2 मोल्स है, अभी हमने निकाला 2 अपॉन टोटल मोल्स कितने हैं? 5, तो 2/5 कितना हो जाएगा आपका? 0.4। उसी तरीके से मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का भी आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो कितना हो जाएगा? मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं? 3 अपॉन टोटल मोल्स है 5, तो 3/5 इज 0.6। ठीक है, आपने यहाँ पर मोल फ्रैक्शन निकाल लिया। अब इंडिविजुअली आपको एक एक का पार्शियल प्रेशर निकालना है, नाइट्रोजन का एंड ऑक्सीजन का, एंड सिंपली उनका रेशो बताना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, या फिर पहले पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, जो भी आप निकालना चाहते हैं। तो पहले हमें देखिए रेशो क्या पूछा है? ऑक्सीजन टू नाइट्रोजन। तो हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया उस वे से निकालेंगे। तो पहले हम ऑक्सीजन का निकाल लेते हैं। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का फॉर्मूला हमने जैसा कि देखा था 0.6, जो हमारा यहाँ पर मोल फ्रैक्शन आया, मोल फ्रैक्शन इंटू हमने जो देखा पी टोटल। ठीक है, सॉरी, पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला हमने देखा था, पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? जो आपका मोल फ्रैक्शन है इनटू पी टोटल। तो मोल फ्रैक्शन है ऑक्सीजन का 0.6 इनटू पी टोटल, यानी कि टोटल प्रेशर दिया गया है हमें 10 एटमॉस्फेयर, तो इनटू 10 कर लीजिए, तो यहाँ पर कितना आ गया? टोटल 6 एटमॉस्फेयर। ठीक है, उसी तरीके से पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन का भी आप पता कर लीजिए, कितना होगा नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर। तो नाइट्रोजन के पार्शियल प्रेशर में यहाँ पर देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन हमने निकाला 0.4 इनटू पी टोटल, अगेन पी टोटल यानी कि टोटल प्रेशर कितना है? 10, तो 0.4 इंटू 10 कितना हो जाएगा आपका? 4 एटमॉस्फेयर। तो अब यहाँ पर हमें रेशो पूछा गया है ऑक्सीजन टू नाइट्रोजन तो ऑक्सीजन टू नाइट्रोजन हमने निकाला, तो कितना हो जाएगा? 6:4 हो जाएगा रेशो, इनके पार्शियल प्रेशर का रेशो। तो 6:4, यानी कि यहाँ पर ये 2 से और सिंप्लीफाई रहा है, तो रेशो क्या होता है? जितना सिंप्लीफाई होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म हमें पता करना है। तो 2 3 एंड 2 2 यानी 3:2। तो यहाँ पर जो रेशो होगा ऑक्सीजन नाइट्रोजन के पार्शियल प्रेशर का, वो हो जाएगा 3:2। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कुछ नहीं, बहुत लेंदी है, लेकिन आपको बस थोड़ा थोड़ा समझना है। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, आपको फर्स्ट स्टेप्स आपको फॉलो करना है, तो आप इजीली आप किसी भी गैस हो उसका रेशो पता कर सकते हैं उनके पार्शियल प्रेशर्स का। जैसे कि यहाँ पर हमें ऑक्सीजन नाइट्रोजन का पूछा है, जो कि है 3:2, तो इसीलिए ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, which of the following is not a postulate of kinetic molecular theory of gases? तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है? काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी गैसेस के कुछ पोस्टुलेट दिए गए हैं, हमें पूछा गया है कि कौन सा इसमें से इन ऑप्शन में से कौन सा पोस्टुलेट नहीं है, नॉट अ पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। तो सबसे पहले वन बाय वन हम ऑप्शंस देखेंगे और उनको समझेंगे। तो ऑप्शन ए है, द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल। यस, गैस मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है वो बहुत नेग्लिजिबल, यानी इस तरीके से गैस के मॉलिक्यूल्स दिखते हैं, बहुत दूर दूर और बहुत इस तरीके से होते हैं, तो बहुत छोटे होते हैं मॉलिक्यूल्स बहुत छोटे होते हैं, तो जिसकी वजह से इनका जो एक्चुअल वॉल्यूम होता है गैस मॉलिक्यूल का, वो नेग्लिजिबल होता है। तो यहाँ पर ये तो करेक्ट पोस्टुलेट दिया गया है मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के। देन सेकंड, देयर आर हाई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी गैस मॉलिक्यूल। देखिए गैस मॉलिक्यूल के बीच में हाई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती, वो एक दूसरे को जल्दी से अट्रैक्ट नहीं कर पाते क्योंकि बहुत दूर दूर प्रेजेंट होते हैं। गैस में अगर मॉलिक्यूल्स की बात करें, कोई कंटेनर है, कोई भी चीज है, तो गैस में क्या होता है? मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं, उनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं होते, एक दूसरे को जल्दी से नहीं अट्रैक्ट कर पाते। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन बी है, इसमें आपको काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस का पोस्टुलेट नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब रिमेनिंग ऑप्शंस भी हम देख लेते हैं। जैसे कि ऑप्शन सी में दिया गया है, कोलिजन्स आर इलास्टिक इन गैस मॉलिक्यूल्स। तो देखिए यस, गैस मॉलिक्यूल्स में जो कोलिजन होता है, कोलिजन यानी जब दो मॉलिक्यूल्स, क्योंकि देखिए यहाँ पर ऐसा मान लीजिए कोई कंटेनर है, तो दूर दूर गैस मॉलिक्यूल्स है, तो ऑब्वियसली जो यहाँ पर रैंडमली मूव करते हैं मॉलिक्यूल, तो एक दूसरे से कुछ पॉइंट पर टकरा जाएंगे। जब यहाँ पर ये एक दूसरे से टकरा जाते हैं, इनका कोलिजन होता है, तो वो इलास्टिक होता है। इलास्टिक का मतलब होता है कि जब ये टकराते हैं तो कोई एनर्जी रिलीज वगैरह नहीं होती, बल्कि कंजर्व हो जाती है, यानी कि कुछ कम ज्यादा, एक दो मॉलिक्यूल में कुछ कम ज्यादा, कोई ज्यादा एनर्जी खींच लेगा, कोई कम एनर्जी ले लेगा। तो गैस में यहाँ पर एनर्जी जो होती है वो कंजर्व्ड होती है, यानी कि कोई एनर्जी का लॉस नहीं होता है, तो उससे कहा जाता है इलास्टिक
nature. ठीक है, तो collision are elastic in gas molecule. The next point is kinetic energy of gas molecule is directly proportional to the absolute temperature. Obviously यहाँ पर जो ऑप्शन डी दिया गया है वो बिल्कुल सही दिया गया है. जो काइनेटिक एनर्जी है गैस मॉलिक्यूल की, जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर से. यानी कि आप जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे, क्योंकि देखिए अगर कोई कंटेनर है आप उसको हीट कर रहे हो, अब जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल है बहुत फास्ट 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 और फास्ट वो मूव करने लगेंगे. तो यानी कि जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है हाफ हो जाती है, सॉरी उतनी बढ़ जाएगी. ठीक है, जितना टेम्परेचर ज्यादा उतनी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा हो जाएगी. तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए, सी एंड डी में आपको करेक्ट पोस्टुलेट दिया गया है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस का, लेकिन ऑप्शन बी में आपको ये जो ऑप्शन बी दिया गया है दिस इज नॉट अ पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस. तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी. नेक्स्ट, which of the following statements do you think is the correct one? तो यहाँ पर देखिए हमें कुछ statements दिए गए, हमें बताना है इन statement में से कौन सा एक ऐसा statement है जो कि हमें correct दिया गया है. ठीक है, तो वन बाय वन हम सारे ऑप्शंस देख लेंगे और उनको हम डिस्कस करते हैं. तो ऑप्शन ए है इन गैसेस देयर इज अ प्रीडोमिनेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर एनर्जी. तो देखिए गैसेस में क्या होता है, प्रीडोमिनेंस यानी कि ज्यादा. ठीक है, ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर एनर्जी होती है नहीं, गैसेस में जो है आपको थर्मल एनर्जी ज्यादा देखने मिलेगी. ठीक है, थर्मल एनर्जी ज्यादा होती है गैसेस में, प्रीडोमिनेंस होता है थर्मल एनर्जी का, ना कि इंटरमॉलिक्यूलर एनर्जी. थर्मल एनर्जी क्या करती है, मॉलिक्यूल्स को दूर दूर करती है, सेपरेट करती है, और गैसेस में यही हमें देखने मिलता है क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एक दूसरे से बहुत बहुत दूर होते हैं. ठीक है, और इंटरमॉलिक्यूलर एनर्जी क्या होती है कि कितने जो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से करीब है इसको बताती है. लेकिन गैसेस में तो मॉलिक्यूल दूर होता है, तो प्रीडोमिनेंस थर्मल एनर्जी का होगा ना कि इंटरमॉलिक्यूलर एनर्जी. तो यहाँ पर आपका स्टेटमेंट ए इनकरेक्ट है. उसी तरीके से स्टेटमेंट बी हम देखते हैं, ऑल मॉलिक्यूल्स हैव द सेम स्पीड एट डिफरेंट टेम्परेचर. नहीं, जैसे आप कम ज्यादा करोगे तो मॉलिक्यूल्स की स्पीड भी कम ज्यादा होगी, जितना ज्यादा आप टेम्परेचर रखोगे उतनी उनकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी. ठीक है, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जितना ज्यादा आप सॉरी जितना ज्यादा आप टेम्परेचर करोगे उतना मॉलिक्यूल्स के आपको स्पीड भी देखने मिलेगा, जितना कम करोगे तो डिफरेंट टेम्परेचर होगा तो उस तरीके से मॉलिक्यूल्स की स्पीड भी डिफरेंट होगी. ऐसा नहीं कि टेम्परेचर का कुछ, क्योंकि देखिए टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो रिलेशन है, तो कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो होगा. कम ज्यादा टेम्परेचर करोगे तो ऐसा नहीं है कि उनकी सेम स्पीड होगी सारे मॉलिक्यूल्स की. तो यहाँ पर आपका और स्टेटमेंट बी जो दिया गया है ये भी इनकरेक्ट है. उसी तरीके से स्टेटमेंट डी पहले हम देख लेते हैं, डू नॉट एक्सर्ट द सेम प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन. नहीं, गैस मॉलिक्यूल जो है हर डायरेक्शन में सेम प्रेशर एक्सर्ट करते हैं. ठीक है, यानी कि अगर हम एक कंटेनर ले तो इस तरीके से गैस मॉलिक्यूल है तो वो हर एक डायरेक्शन में सेम प्रेशर एक्सर्ट करते हैं. तो यहाँ पर ऑप्शन डी भी आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट दिया गया. उसी तरीके से ऑप्शन सी, कोलिजन्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स आर इलास्टिक. यस, आपको ऑप्शन सी करेक्ट दिया गया. जैसे हमने अभी देखा, बार बार क्यों ले रहे हैं हम ये स्टेटमेंट, ताकि आपको क्लिक हो जाए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है. आगे जाकर आपको इस पर बेस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी हम इसीलिए इस तरीके से हम बार बार ये ऑप्शन रख ले. कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूलर इलास्टिक. कोलिजन यानी जब दो गैस मॉलिक्यूल टकरा जाते हैं आपस में. ठीक है, इस तरीके से टकरा जाएंगे, कुछ डिस्टेंस पर ही है तो टकरा जाएंगे. जब टकरा जाते हैं ये यहाँ पर गैस मॉलिक्यूल, तो एनर्जी जो है ये कंजर्व होती है. कंजर्व होती है यानी कि कोई एनर्जी लॉस नहीं होती, बल्कि एनर्जी उसी में होगी. किसी कोई मॉलिक्यूल कम एनर्जी ले लेगा, कोई ज्यादा ले लेगा, लेकिन यहाँ पर लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होगी जब दो मॉलिक्यूल टकरा जाएंगे. तो उसे हम कहते हैं कि कोलिजन. तो कोलिजन होता है गैस मॉलिक्यूल के बीच में जो कोलिजन होगा वो होता है इलास्टिक. इसे को हम कहते हैं कि गैस मॉलिक्यूल के बीच में जो कोलिजन होगा वो इलास्टिक होगा. ठीक है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी. तो यहाँ पर जो करेक्ट स्टेटमेंट दिया गया है वो आपके ऑप्शन सी में दिया गया है. नेक्स्ट, which of the following assumptions explains great compressibility of gases? तो देखिए इन assumption में से हमें बताना है कि कौन सा एक ऐसा assumption है जो कि compressibility of gas को अच्छे तरीके से explain करता है. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कुछ assumptions है, जैसे कि अगर हम देखते हैं ऑप्शन है, the actual volume of gas molecule is negligible. तो ये भी सही है. there is no force of attraction. ऐसा नहीं है कि कुछ भी force of attraction नहीं होता है गैस मॉलिक्यूल के बीच में, बहुत मिनिमल होता है लेकिन होता है. ऐसा नहीं कि एकदम ही नहीं आपका होता है. देन ऑप्शन सी,
पार्टिकल्स आर ऑलवेज इन रैंडम मोशन। यस, रैंडम मोशन में तो होते हैं पार्टिकल, लेकिन ये प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन नहीं करता है गैस की कॉम्प्रेसिबिलिटी को। तरीके से ऑप्शन डी, डिफरेंट पार्टिकल्स हैव डिफरेंट स्पीड। यस, हर डिफरेंट पार्टिकल की डिफरेंट स्पीड होती है, लेकिन ये नहीं एक्सप्लेन करता है कॉम्प्रेसिबिलिटी ऑफ गैस को। कॉम्प्रेसिबिलिटी ऑफ गैस को जो असम्पशन एक्सप्लेन करता है वो एक्सप्लेन करता है कि जो एक्चुअल वॉल्यूम है ऑफ गैस मॉलिक्यूल का वो नेग्लिजिबल होता है, जिसकी वजह से आप जितना चाहो गैस मॉलिक्यूल को कंप्रेस कर सकते हो। जैसे कि देखिए कोई एक कंटेनर है, ठीक है, जिसमें गैस मॉलिक्यूल का इतना कुछ वॉल्यूम है, तो आप इससे और कॉम्प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि बहुत इनका जो मॉलिक्यूल्स का गैस मॉलिक्यूल का जो एक्चुअल वॉल्यूम होता है बहुत नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल यानी नहीं के बराबर होता है। तो आप जितना चाहो उससे कॉम्प्रेस कर सकते हैं। अगर उसी तरीके से यहाँ पर आपने कुछ एक स्टोन रख दिया, ठीक है, इतना एक आपने स्टोन रख दिया, तो आप इसे कॉम्प्रेस कर पाओगे क्या? नहीं, क्योंकि उसमें वॉल्यूम कुछ है, ठीक है, क्योंकि इतना बड़े स्टोन का वॉल्यूम है, यहाँ पर आप उसे कंप्रेस नहीं कर पाओगे। कुछ एक हद तक करोगे लेकिन वो नहीं हो पाएगा, ठीक है, कंप्रेस ही नहीं हो पाएगा इसके बाद। लेकिन गैस मॉलिक्यूल में जो गैस मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम होता है नेग्लिजिबल होने की वजह से इसे आप जितना चाहो कंप्रेस कर सकते हो, जिसकी वजह से यही एक असम्पशन है जो कि कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैस को एक्सप्लेन कर पाता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, कोलिजन्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स आर। तो देखिए गैस मॉलिक्यूल का कोलिजन किस तरीके से होता है ये पूछा जा रहा है हमें इस क्वेश्चन में। जैसे कि देखिए यहाँ पर एक कंटेनर है जिसमें गैस मॉलिक्यूल है, तो गैस मॉलिक्यूल टकरा जाते हैं, तो उनमें जो कोलिजन होता है, देखिए जब भी कोई चीज जो दो टकरा जाती है उनका कोलिजन होता है, तो उस केस में एनर्जी जो है ये या तो कंजर्व होगी या तो रिलीज हो जाएगी एनर्जी। लेकिन गैस मॉलिक्यूल में एनर्जी जो होती है वो कंजर्व होती है, यानी कि एनर्जी का लॉस नहीं होता। जो भी एनर्जी होती है कम ज्यादा मॉलिक्यूल्स के बीच में ही होती है। तो यहाँ पर कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल जो है ये परफेक्टली इलास्टिक होते हैं, ठीक है, तभी तो इनमें जो एनर्जी होती है वो कंजर्व होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी है इनइलास्टिक। इनइलास्टिक यानी कि कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस हो रही है, नहीं ऐसा तो नहीं होता है। ऑप्शन सी ऑलवेज अकर इन अ प्रॉपर एंड प्रिडिक्टेड मोशन। नहीं, गैस के जो मॉलिक्यूल्स है देखिए वो कभी भी आपको एक प्रिडिक्टेड उनका एक मोशन, जैसे कि उनका है यहाँ पर है, देखिए ये गैस मॉलिक्यूल है तो इस मॉलिक्यूल का इतने ही रीजन में वो मोशन करेगा, मूव करेगा, ऐसा है कि नहीं, गैस मॉलिक्यूल तो रैंडमली मूव करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी तो इनकरेक्ट है। इस तरीके से ऑप्शन डी नॉट कंजर्व, नहीं, यहाँ पर जो सॉरी जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका जो कोलिजन होता है वो परफेक्टली इलास्टिक होता है, यानी कि उनकी एनर्जी जो है वो कंजर्व होती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर इनकरेक्ट है। सो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए हियर इज द राइट आंसर कि ये परफेक्टली इलास्टिक होते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हो, टोटल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द टोटल एनर्जी आफ्टर कोलिजन, यानी कि कोलिजन के पहले उनकी जो एनर्जी थी, यानी दो मॉलिक्यूल के टकराने से पहले जो एनर्जी थी उनके कोलिजन के बाद यानी टकराने के बाद वही एनर्जी होती है, कोई एनर्जी का यहाँ पर लॉस नहीं होता है। दैट मीन्स देयर मे बी एन एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन द मॉलिक्यूल बट द टोटल एनर्जी डज नॉट चेंज। देखिए एनर्जी चेंज हो रही है, कम ज्यादा हो रही है मॉलिक्यूल के बीच में, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा कि एकदम ही कुछ नया ही हो जा रहा है कि एनर्जी कहीं दूसरे जगह चले जा रही है, एनर्जी लॉस हो रही, नहीं, वही एनर्जी है लेकिन मॉलिक्यूल्स के बीच में कम ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो जा रही है और टोटल एनर्जी जो है ये चेंज नहीं हो रही है। सो द कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल आर इलास्टिक। तो इसीलिए इसे कहा जाता है कि गैस मॉलिक्यूल का जो कोलिजन होता है परफेक्टली इलास्टिक होता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट, at an instance different particles have dash speeds। तो देखिए गैस पार्टिकल जो है तो वो उनके जो डिफरेंट पार्टिकल्स है, गैस के डिफरेंट पार्टिकल्स है, तो एट अ टाइम क्या उन पार्टिकल्स की स्पीड क्या होती है, क्या सेम होती है, डिफरेंट होती है, अपोजिट होती है या फिर सिमिलर होती है, हमें ये पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। देखिए एट अ टाइम डिफरेंट पार्टिकल्स की डिफरेंट स्पीड होती है, तो ये इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्यों ऐसा होता है? तो यहाँ पर एक लॉ के अकॉर्डिंग जो कि है या फिर एक थ्योरी के अकॉर्डिंग जो कि अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, देखिए यहाँ पर द assumption of different particles have different speed at a time because particles do not always have the same speeds and move in different direction, but we can assume that the distribution of speed is constant at a particular temperature। यानी कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस क्या बताती है यहाँ पर assumption कि डिफरेंट पार्टिकल्स हैं उनका डिफरेंट स्पीड होगा एट अ टाइम, क्योंकि पार्टिकल्स जो है ऑलवेज सेम स्पीड में नहीं मूव करते, उनका
डायरेक्शन अलग होता है, ठीक है, ऑलवेज सेम नहीं होंगे उनके स्पीड, क्यों? क्योंकि उनका डायरेक्शन अलग है, इस वजह से। लेकिन ये अज्यूम करा गया कि मान लीजिए कोई एक कंटेनर है, उसमें आपके गैस मॉलिक्यूल है, तो आपने क्या करा, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आपने प्रोवाइड करा, देखिए आपने 30 डिग्री तक आपने इसे हीट कर लिया। तो 30 डिग्री सेल्सियस पर आपने इसे हीट कर लिया, तो सारे गैस के जो मॉलिक्यूल्स है, सारे गैस के जो डिफरेंट पार्टिकल्स है, उन सब की उस टेम्परेचर पर सेम स्पीड होगी। लेकिन एट ए टाइम अगर आप कोई टेम्परेचर वगैरह नहीं प्रोवाइड कर रहे हो, तो उस केस में डिफरेंट पार्टिकल्स की डिफरेंट साइज होती है। लेकिन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर, कोई एक टेम्परेचर आप प्रोवाइड कर रहे हो, तो उस टेम्परेचर पर सारे जो पार्टिकल्स हैं उनकी सेम स्पीड होती है। लेकिन एट अ टाइम अगर हम यहाँ पर एट अ टाइम बोला है, यहाँ पर ऐसा कुछ आपको स्टेटमेंट नहीं दिया कि एक्सटर्नल आप यहाँ पर टेम्परेचर वगैरह प्रोवाइड कर रहे हो, तो अगर हम एट अ टाइम देखें तो डिफरेंट पार्टिकल्स की डिफरेंट स्पीड होती है, बिकॉज ऑफ, क्योंकि उनका डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट होता है, और दिस इज बिकॉज ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, डिफरेंट। नेक्स्ट, why does a gas exert pressure on the walls of the container? अब देखिए यहाँ पर हमें रीजन पूछा गया है कि क्यों जो गैस जो है प्रेशर एक्सर्ट करती है कंटेनर के वॉल पर। यानी कि मान लीजिए यहाँ पर एक कोई कंटेनर है और इसमें आपके गैस मॉलिक्यूल्स है। अब यहाँ पर ये जो गैस मॉलिक्यूल है यहाँ पर क्या करती है, ये कंटेनर पर हिट कर जाते हैं, क्योंकि रैंडमली मूव कर रहे हैं, तो क्या होता है यहाँ पर वॉल पर हिट कर जाते हैं हमारे गैस पार्टिकल। तो जिसकी वजह से क्या होता है, देखिए यहाँ पर हमने रीजन बताया, रैंडमली मूव हो रहा है, तो समटाइम्स क्या होता है, एक दूसरे को यहाँ पर कंटेनर की वॉल पर ये हिट कर जाते हैं, जिसकी वजह से प्रेशर एक्सर्ट होता है गैस के थ्रू, और हमें एक फोर्स, जो गैस मॉलिक्यूल है यहाँ पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं, तो जिसकी वजह से यहाँ पर जो वॉल है, कंटेनर के वॉल पर हमें प्रेशर देखने मिलता है। तो यही एक रीजन है, क्योंकि इनमें रैंडम मोशन है, कहीं भी घूम रहे हैं, तो एक कंटेनर से जाकर मॉलिक्यूल्स टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से ये प्रेशर एक्सर्ट करते हैं और यहाँ पर हिट कर जाते हैं कंटेनर के वॉल पे एक दूसरे से मॉलिक्यूल्स, तो जिसकी वजह से प्रेशर एक्सर्ट हो जाता है कंटेनर के वॉल पर। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बिकॉज पार्टिकल्स ऑफ गैस हिट द walls of the container. Next, dashes dash and occupy all the space that is available to them. तो देखिए गैसेस क्या होते हैं, गैसेस एक्सपांड होते हैं, अपने आप को एक्सपांड कर लेते हैं, और जिस भी कंटेनर में जाते हैं, जिस भी चीज में, जैसे अगर आप बैलून में अगर आपको गैस को ट्रांसफर करोगे तो वो उसका शेप ले लेता है, तो एक तरीके से अपने आप को एक्सपांड करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो गैसेस क्या होते हैं, अपने आप को एक्सपांड करते हैं, और जो स्पेस है उसमें वो अवेलेबल हो जाते हैं, यानी उसमें वो फिट हो जाते हैं एक तरीके से। तो देखिए, at a normal temperature and pressure there is no force of attraction between the gas molecule. अगर हम एक नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें, नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर, तो गैस पार्टिकल्स के बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है, सो दे एक्सपांड एंड ऑक्यूपाई स्पेस दैट इज अवेलेबल, एंड दिस स्टेटमेंट सपोर्ट assumption। ठीक है, तो ये एक assumption है, और जिसमें देखिए गैस को आप जिस भी स्पेस में डालोगे वो स्पेस में फिट हो जाता है और अपने आप को एक्सपांड कर लेता है। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या होता है, गैसेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती, जिसकी वजह से कि वो एक कॉम्पैक्ट एक चीज, एक प्रॉपर एक शेप बना लेगा, नहीं, जिस भी चीज में जाएगा वो उसी का शेप ले लेता है। ठीक है, तो एक एक्सपांड कर लेते हैं अपने आप को, और जो भी स्पेस होगा वो उसमें उस स्पेस में अवेलेबल हो जाते हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, एक्सपांड। नेक्स्ट, there is an increase in temperature of an object, then the kinetic energy of the object is। तो देखिए यहाँ पर हमें कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई पार्टिकल हो सकता है, कोई चीज हो सकती है, कोई स्टेट हो सकता है, तो उस स्टेट में हमें पूछा जा रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ पर अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो देखिए टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी में एक रिलेशन है, तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर की, ये रिलेशन याद रखना है। तो जो जिस भी चीज का अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो एक तरीके से काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। देखिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी हम देख लेते हैं, फ्रॉम द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। तो ये जो रिलेशन है ये हमने किससे अज्यूम करा है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के थ्रू हमने ये रिलेशन बताया है। वी कैन नो दैट the kinetic energy of an object is proportional directly to the absolute temperature of the object।
ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. सो व्हेन द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी आल्सो इंक्रीजेस. तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी सेम रिलेशन है. एक चीज को बढ़ाओगे दूसरी चीज भी बढ़ेगी, एक चीज को कम करोगे दूसरी चीज भी कम करेगी. तो जैसे कि इस क्वेश्चन में पूछा है टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, एक तरीके से बढ़ेगी. तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इंक्रीजेस. नेक्स्ट, the temperature of gas is 100 Kelvin. It is heated until it is 200 Kelvin. Then what do you understand regarding kinetic energy in this process? तो देखिए यहाँ पर हमसे क्या पूछा जा रहा है कि एक गैस है, उसका टेम्परेचर पहले इनिशियली 100 केल्विन था, अब उसे फिर से हीट करा गया यानी कि 200. पहले 100 था गैस का टेम्परेचर, पहले क्या था 100 केल्विन था, अब 100 से क्या हो गया 200 हो गया, यानी कि एक तरीके से यहाँ पर डबल हो गया, 100 का डबल हो गया. अब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी इस प्रोसेस में, क्या हाफ होगी, ट्रिपल होगी, क्वाड्रुपल होगी या फिर डबल होगी, हमें ये बताना है. तो देखिए टेम्परेचर तो डबल हो रहा है, तो हमने जैसे कि रिलेशन देखा अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के. तो जैसे कि आपने क्या करा, आपने हीट करा और आपने डबल कर दिया टेम्परेचर को. तो अगर आपने टेम्परेचर डबल कर दिया, बढ़ा दिया, तो ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ेगी और डबल हो जाएगी, क्योंकि इनके बीच में डायरेक्ट रिलेशन है. तो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, if the absolute temperature of gas is stable, then the kinetic energy also double because they are directly proportional to each other. So here the answer is double. If the temperature double from 100 to 200, kinetic energy also डबल. ठीक है, तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है, एक अगर डबल होगा तो दूसरा ऑब्वियसली डबल होगा, एक अगर हाफ होगा तो दूसरा ऑब्वियसली हाफ होगा. तो यहाँ पर डबल हो रहा है क्वेश्चन में, तो इसीलिए आंसर जो है काइनेटिक एनर्जी जो होगी इस प्रोसेस के लिए आपके डबल होगी. तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी. सो दैट्स इट. इस लेक्चर को अब हम यही एंड करेंगे. आपके जो भी क्वेश्चन है, आपके जो भी क्वेरीज है, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.